हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सौरमंडल की सीरीज में अभी तक हमने देखा कि सूर्य और सूर्य की विशेषताएं क्या हैं और उसके साथ ही सौरमंडल के 8 ग्रह और ग्रहों की विशेषताएं क्या थीं। आज का हमारा टॉपिक है उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह को जानने के लिए हम पहले उपग्रह की परिभाषा देख लेते हैं कि उपग्रह क्या कहलाता है। तो उपग्रह की यदि हम परिभाषा को देखते हैं तो यह है कि आकाश के वे पिंड जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। क्या हो गया कि आकाश के वे पिंड जो अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रकाश नहीं होता है, तथा यह अपने ग्रह के ही अंश भाग होते हैं। क्या होते हैं? ग्रह के अंश भाग होते हैं। क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। यदि उपग्रह की परिभाषा आपसे पूछी जाती है तो क्या होगी कि आकाश के वे पिंड जो अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं तथा जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और वह अपने ग्रह के ही अंश भाग होते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी का एक ग्रह है, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है और जिसका एकमात्र उपग्रह है जिसे क्या कहते हैं? चंद्रमा। और आपको बता दूं कि चंद्रमा पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है? परिक्रमा करता है। जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसी तरीके से चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। यह इसी का अंशभाग है। किसका? पृथ्वी का अंशभाग है तथा इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। जो हम आकाश में रात के समय देखते हैं और हमें चांद चमकता हुआ प्रतीत होता है, तो यह मत समझ लेना कि यह चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश है, क्योंकि चंद्रमा उपग्रह है और उपग्रह पे स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह क्या करता है? सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है और परावर्तित प्रकाश कहां भेजता है? पृथ्वी पर भेजता है। इसीलिए हमें चांद चमकता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं पृथ्वी के उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा के विषय में कि आखिर चंद्रमा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चंद्रमा के विषय में बताने से पहले मैं बता दूं कि चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पृथ्वी का ही आंशिक भाग है। पृथ्वी के अंश से ही इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। यदि इसकी सतह और आंतरिक भाग के अध्ययन की बात करें, किसकी? सतह और आंतरिक भाग के अध्ययन की बात करें तो इसकी सतह और आंतरिक भाग के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सेलेनोलॉजी। यदि चंद्रमा के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो उस पर्वत का नाम है लिबनटिज पर्वत। क्या नाम है? लिबनटिज पर्वत। और इस पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो वह है 1000, कितनी है? 1068 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 1068 मीटर ऊंचा है। तो हमारी प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इन फैक्टों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत याद रखना है कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है, तो वो लिबनटिस पर्वत है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1068 मीटर है। और यदि चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। एक शब्द आता है शांति का सागर, इसे कहा जाता है
सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी क्या कहलाता है ये? तो जो चांद है, चांद का पीछे वाला भाग जो हमें दिखाई देता है वो वाला भाग नहीं, चांद के पीछे वाला भाग जो कि धूल के मैदान है, क्या है? जो कि धूल के मैदान है, वो क्या कहलाते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाते हैं। कौन से? चांद के पीछे वाले भाग जो कि धूल के मैदान हैं, वो क्या कहलाते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाते हैं। यहां पर अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने अपोलो 11 नामक एक अंतरिक्ष यान इसकी सतह पर उतारा था। कहां पर उतारा था? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में उतारा था, अर्थात चंद्रमा की पिछली वाली सतह पर उतारा था। और इसी अपोलो यान में सवार होकर अमेरिकी वैज्ञानिक गए थे और उनका नाम था, क्या नाम था उनका नाम? उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, जो कि चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले मानव के नाम से जाने जाते हैं। तो ये नाम याद रखना है आपको कि नील आर्मस्ट्रांग कहां पर, क्या है इनकी विशेषता कि चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले मानव हैं। ये किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। और अपोलो 11 किस देश का अंतरिक्ष यान है? तो अमेरिका का अंतरिक्ष यान है। यदि हम इसके समय की बात करें तो यह कब गया था? तो यह गया था 20 जुलाई 1969 को। तो ये 20 जुलाई 1969 को गया था, अमेरिका का अंतरिक्ष यान था और इस अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। और अपोलो 11 में कौन सवार होके गए थे? नील आर्मस्ट्रांग सवार होके गए थे। और ये पहले मानव हैं जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पहला पैर रखा था। क्लियर है? तो याद रखना है आपको। और ये कहां पर उतरा था? तो ये शांति के सागर या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर उतरा था, जो कि चंद्रमा का पिछला वाला भाग है। यदि हम आगे देखते हैं कि आखिर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, चंद्रमा का परिभ्रमण वेग क्या है और चंद्रमा का परिक्रमण वेग क्या है, तो इसमें क्या देखेंगे हम कि यदि हम देखें कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, तो वह है आपकी 3.84 लाख किलोमीटर। कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर यह चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। और यदि हम बात करें सूर्य की, कि सूर्य से जो प्रकाश यहां से परिवर्तित होकर आता है, चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर आता है, तो इसके लिए कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है इस परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में? 1.3 सेकंड का समय लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। और ये जो सूर्य से आने वाला प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड का समय लेता है। अब यदि हम बात करें कि चंद्रमा किस तरीके से पृथ्वी की परिक्रमा करता है और खुद के अक्ष पर घूमता है, तो यदि अपने अक्ष पर घूमने की बात करें तो यह अपने अक्ष पर जो एक चक्कर लगाता है वो लगाता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में। मतलब यहां की यदि दिन और रात की अवधि की बात करें तो हमारी पृथ्वी के 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट के बराबर यहां का एक दिन और रात होती है। तो इस पर यदि अपने अक्ष पर घूमने की बात करें तो अक्ष पर घूमना क्या होता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। और इस तरीके से घूमते हुए यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करता है। और यदि पृथ्वी की परिक्रमा की बात करें कि यह किस तरीके से और कितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो यह दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हुए, कितना दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हुए 29.53 दिनों में एक पृथ्वी की परिक्रमा करता है। मतलब पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितना समय लगाता है? 29.43 दिन। आपको दोनों अंक दिखाई दे रहे होंगे, ये 29.43 दिन है और ये 27.7 घंटे हैं। अर्थात इसका जो घूर्णन वेग है
और इसका जो परिक्रमण वेग है वो लगभग समान होने के कारण हमें चंद्रमा का सिर्फ और सिर्फ 57% भाग ही दिखाई देता है। इसलिए आप जब भी देखते हो कि एक झाड़ू लगाती हुई अम्मा आपको चंद्रमा पर दिखाई देती है और वह अम्मा चेंज नहीं होती, हमेशा आप कभी भी देखोगे चाहे चांद छोटा हो रहा हो या चांद आपको पूरा दिखाई दे रहा हो। छोटा कब होता है? जब पूर्णिमा से अमावस का टाइम आता है, और बड़ा कब होता है? जब अमावस की पूर्णिमा का टाइम आता है। और पूर्णिमा के दिन हमें चांद पूरा दिखाई देता है और अमावस के टाइम हमें चांद दिखाई नहीं देता है। इसको भी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं, चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, लेकिन इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या है, हम इसको देख रहे हैं कि चंद्रमा का घूर्णन वेग कितना है, तो 27.7 घंटे 43 मिनट है। और यदि परिक्रमण वेग देखें कि पृथ्वी की परिक्रमा वो कितने टाइम में करता है, तो 29.53 दिनों में करता है। और ये समय एक सा होने के कारण हमें कितना भाग दिखाई देता है चंद्रमा का? मात्र 57% भाग ही दिखाई देता है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आखिर ऐसा क्यों है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब चंद्रमा से संबंधित कुछ चीजें आती हैं जिनको हम देख लेते हैं, कुछ शब्दावली आती है जिनको हम समझ लेते हैं। एक शब्द आता है सौर दिवस। तो सौर दिवस क्या कहलाता है? यदि हम सूर्य को गतिहीन मानकर, सूर्य को मतलब सूर्य भी गतिमान है, वो भी क्या कर रहा है? आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। तो यदि हम सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी का उसका एक चक्कर लगाने की अवधि की गणना करें, पृथ्वी उसका एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम सौर दिवस बोलते हैं। क्लियर है? एक शब्द आता है चंद्रमास। क्या आता है? चंद्रमास। इसे साइनोडिक मास भी कहा जाता है। कि चंद्रमास या साइनोडिक मास क्या कहलाता है? तो मैंने अभी बताया है कि चांद पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? कितना लगाता है? 29.53 दिन का समय लगता है। मतलब 29 दिन 53, 29 दिनों का समय लगता है। तो ये जो एक वर्ष इसका जो होता है उसे क्या कहा जाता है? चंद्रमास कहा जाता है या साइनोडिक मास कहा जाता है। और यदि चंद्रमा की जगह पृथ्वी हो जाए और पृथ्वी की जगह सूर्य हो जाए और इसी परिक्रमण अवधि की बात करें तो इसे सौर दिवस कहा जाता है। क्लियर है? अगली शब्दावली की ओर बढ़ते हैं कि और कौन कौन सी शब्दावली हैं जो इसके अंतर्गत हमें पढ़नी होती है। तो एक शब्द आता है सुपरमून। क्या आता है? सुपरमून। कि सुपरमून क्या होता है? तो जब कभी चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, क्या होता है? ये जो दूरी होती है सबसे कम होती है, तो उस समय चांद 14% अधिक बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो उस समय चांद 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को कहा जाता है सुपरमून। क्या कहा जाता है? सुपरमून। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुपरमून। अगला शब्द आता है ब्लू मून। क्या आता है? ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? जब एक कैलेंडर वर्ष में, किसमें? एक कैलेंडर वर्ष में कितनी पूर्णिमाएं हों? 2 पूर्णिमाएं हों। तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा के चांद को क्या कहा जाता है? ब्लू मून कहा जाता है। जब एक कैलेंडर मास में 2 पूर्णिमाएं हों तो 2 पूर्णिमाओं में से जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसके चांद को क्या कहा जाता है? आपका ब्लू मून कहा जाता है। और बता दूं कि 2018 वर्ष ब्लू मून वर्ष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2018 में क्या हुआ था? एक माह में 2 पूर्णिमाओं की अवस्था आई थी और उस अवस्था के दूसरे चांद को क्या कहा जाता है? ब्लू मून। इसलिए 2018 का वर्ष जो था ब्लू मून वर्ष के नाम से जाना जाता है। या इसको हम ये मान सकते हैं कि ब्लू मून का वर्ष कौन सा था? तो 2018 था। क्लियर है? चलिए
एक शब्द और आता है जिसे बोला जाता है ब्लड मून। क्या कहा जाता है? ब्लड मून। ब्लड मून की स्थिति कब बनती है? जब कभी पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण हो। और पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जब हमें एक बाहरी लाल अवस्था की परत दिखाई देती है, चांद के आसपास, चांद के घेरे में एक लाल कलर का प्रकाश दिखाई देता है, तो उसी लाल कलर के प्रकाश को क्या कहा जाता है? ब्लड मून कहा जाता है। क्लियर है? ये शब्द आपको ध्यान रखना है। हमने अभी अभी कौन कौन से शब्द पढ़े हैं? एक पढ़ा है सौर दिवस, एक पढ़ा है चंद्रमास, ठीक है, एक पढ़ा था हमने क्या? सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून। तो इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है कि सौर दिवस क्या कहलाता है, चंद्रमास क्या कहलाता है, सुपर मून क्या कहलाता है, ब्लू मून क्या कहलाता है और ब्लड मून क्या कहलाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद दो शब्द होते हैं, एक होता है उपभू और एक होता है अपभू। कहीं कहीं पर ये शब्द दो नामों से अलग अलग दिखाई देते हैं। एक उपभू ज्वार भी लिखा होता है और एक अपभू ज्वार भी लिखा हुआ आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है एक ही चीज। और ये क्या होता है? ये होता है चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति के आधार पर। चलिए देखते हैं कि आखिर उपभू ज्वार क्या कहलाता है और अपभू ज्वार क्या कहलाता है। तो जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, मैंने पहले ही बताया है कि जो चंद्रमा होता है वह पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में क्या करता है? परिक्रमा करता है। कक्षा क्या है इसकी? अंडाकार। और अंडा आप लोग जानते हो कैसा होता है? एक तरफ पतला होता है और एक तरफ मोटा होता है। तो जब इस तरीके से परिक्रमा करता है तो उसकी दो स्थिति बनती हैं। एक स्थिति में वह पृथ्वी से बहुत दूरी पर होता है और एक स्थिति में वह पृथ्वी से बहुत करीब होता है। तो जब वह पृथ्वी से सबसे करीब होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उपभू कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? उपभू कहा जाएगा, जब वह सबसे करीब होगा। और हम लोगों ने अभी देखा था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी थी? 3.84 लाख किलोमीटर थी। तो जब यह सबसे करीब होता है तो इसकी दूरी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसकी दूरी हो जाती है 3.63 लाख किलोमीटर। और जब यह दूरी इतनी कम हो जाती है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी पर क्या होता है? अधिक पड़ने लगता है। और जब यह मान अधिक पड़ने लगता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर जो जल उपस्थित है उस पर ऊंचे ऊंचे ज्वार और भाटे उत्पन्न होने लगते हैं। तो जो ज्वार का मान होता है वो सामान्य ज्वार से 15 से 20% क्या होता है? अधिक ऊंचे होते हैं, अधिक बड़ा होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? उपभू ज्वार कहा जाता है। क्लियर है? उपभू ज्वार क्या होता है कि जब कभी चंद्रमा पृथ्वी का दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हुए इस स्थिति में आ जाए कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी अपनी सामान्य दूरी से कम हो, अर्थात वह पृथ्वी के सबसे करीब हो और उस दूरी का मान 3.63 लाख किलोमीटर हो जाए, तो उस समय चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होता है और उस गुरुत्वाकर्षण बल के मान के कारण पृथ्वी पर उठने वाले ज्वारों का मान सामान्य ज्वार से 15 से 20% क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपभू ज्वार कहते हैं। क्लियर? एक शब्द आता है अपभू ज्वार। जब इसी परिक्रमा करते हुए क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर हो और दूर होगा तो इसकी दूरी 4.5 लाख किलोमीटर हो जाती है। और इस समय इसके गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा तो इसके जो ज्वार होते हैं वो सामान्य ज्वार से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, अर्थात लघु होते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? अपभू ज्वार कहा जाता है। आपको सबसे ज्यादा यह याद रखना है कि उपभू मतलब करीब है, अपभू मतलब दूर है। उपभू उप मतलब उपस्थित है, अप मतलब अनुपस्थित है। क्लियर है? ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि उपभू ज्वार क्या होते हैं और अपभू ज्वार क्या होते हैं।
अब यदि अंतरिक्ष यानों की बात की जाए कि आखिर भारत ने कौन कौन से अंतरिक्ष यान ऐसे हैं जो चंद्रमा की सतह के अध्ययन के लिए भेजे हैं, तो वह 2 अंतरिक्ष यान हैं। एक है चंद्रयान फर्स्ट और एक है चंद्रयान सेकेंड। तो 2 अंतरिक्ष यान हैं जो भारत ने चंद्रमा की सतह पर भेजे हैं। पहला था चंद्रयान फर्स्ट जो कि 2008 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2008 में भेजा गया था और इसकी डेट थी 23 अक्टूबर। क्या थी? 23 अक्टूबर 2008। और यह जिस रॉकेट के तहत भेजा गया था उस रॉकेट का नाम था PSLV-C1। क्या था? PSLV-C1। क्लियर है? दूसरा था हमारा चंद्रयान 2। और चंद्रयान 2 कब भेजा गया है चंद्रमा की सतह पर? तो यह भेजा गया है 6 दिसंबर 2019 को। कब भेजा गया है? 6 दिसंबर 2019 को। और यह जिस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया है उस रॉकेट का मान है GSLV Mark 3। ये ध्यान रखना है, ये पूछ लिया जाता है कि जो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था वो किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था और जो चंद्रयान 2 भेजा गया था वो किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था और कब भेजा गया था। और जो हमारा चंद्रयान 2 गया है अभी चंद्रमा पर, वो कहां पर उतरा है? तो वह है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। कहां पर उतरा है? दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। क्लियर है? तो ये तो विशेषताएं हो गई और कुछ जानकारी हो गई चंद्रमा के विषय में। अगली शब्दावली आती है सौरमंडल के अंतर्गत क्षुद्र ग्रह। क्या आती है? क्षुद्र ग्रह। कि क्षुद्र ग्रह क्या कहलाते हैं। तो मैंने जब सौरमंडल के अंतर्गत ग्रहों की विशेषताओं के विषय में पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि एक पट्टी थी जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीचों में एक स्थित थी। आपने देखा होगा इस तरीके से एक पट्टी थी क्षुद्र ग्रहों की। तो क्या होता है इसकी यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो वह आकाशीय छोटे छोटे पिंड जो एक निश्चित मार्ग में मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है और ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, एक निश्चित मार्ग में सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो क्षुद्र ग्रह कहां कहां पर हैं? तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच में हैं, एक पट्टी के समान स्थित होते हैं और यह वे आकाशीय पिंड हैं जो इस पट्टी के रूप में क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। एक शब्दावली आती है उल्कास्म और एक उसी में आता है उल्का पिंड। क्या आखिर उल्कास्म क्या कहलाते हैं या उल्का पिंड क्या कहलाते हैं? तो उल्कास्म या उल्का पिंड अंतरिक्ष में फैले हुए गैस और धूल के कणों के एक संग्रहित छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि बहुत तीव्र गति से क्या हो रहे हैं? आकाश में विचरण कर रहे हैं। और ये कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती हैं। वो परतें होती हैं गैसों की, नीचे भारी गैसें होती हैं, ऊपर हल्की गैसें होती हैं। तो जैसे ही ये पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इन गैसों की परतों के घर्षण के कारण इनमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है। और आग लगने के कारण ये जलते हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए इन्हें टूटा हुआ तारा भी कहा जाता है। जब आप रात के समय आकाश में देखते हैं और आप कभी कभी देखते हैं कि एक तारा टूटता हुआ ऐसे जाता है और चिम से बंद हो जाता है, हम बोलते हैं कि तारा टूट गया। वो तारा नहीं होता है, वो क्या होते हैं? उल्कास्म होते हैं। अर्थात जब ये पिंड पूर्णतः जल जाते हैं तो उन्हें उल्कास्म कहा जाता है। और जब कभी ये पिंड पूर्णतः ना जल पाएं अर्थात अध जले होकर पृथ्वी पर टकरा जाएं तो उन पिंडों को उल्का पिंड कहा जाता है। क्लियर हुआ?
क्या देखा हमने कि अंतरिक्ष में धूल और गैसों के संग्रह से बने छोटे छोटे पिंड जो बहुत तीव्र गति से आकाश में विचरण कर रहे हैं, वो कभी कभार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो इनमें घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है, और आग लगने के कारण वो जलते प्रतीत होते हैं। और इन्हीं जलते हुए पिंडों को क्या कहा जाता है? टूटा हुआ तारा कहा जाता है। जब ये पिंड पूर्णतः जल जाते हैं तो उन्हें उल्कास्म कहा जाता है, और जब कभी ये अधजले होकर पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आता है धूमकेतु। सौरमंडल के अंतर्गत जब आप पढ़ोगे तो एक शब्द आता है धूमकेतु, या इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। तो आकाश में सूर्य से बहुत दूरी पर कहीं अंधेरे में गैस, धूल के कण, हिम, बर्फ, इनसे बने कुछ पिंड होते हैं जो कहीं दूर आकाश में स्थित होते हैं और गति कर रहे होते हैं। कभी स्थित होते हैं, कभी गति कर रहे होते हैं। और जब कभी ये सूर्य के करीब आ जाते हैं तो मैंने क्या बताया है कि ये जो पिंड हैं इनमें क्या क्या है? गैसें भी हैं, धूल भी है, बर्फ भी है अर्थात हिम खंड भी हैं। तो जब कभी ये सूर्य के करीब आते हैं तो सूर्य की ऊर्जा के कारण जो हिम होता है उसका मान होता है H2O। एक मिनट, क्या होता है? H2O। और जब कभी इसको प्रकाश दिया जाता है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। हाइड्रोजन खुद जलती है और ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जब अलग अलग हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं? आग लगा देते हैं। और जैसे ही इनमें आग लग जाती है इन पिंडों में, तो यह पिंड कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, अर्थात उनमें एक पूंछ बन जाती है जो सूर्य से दूरी की ओर होती है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो पुच्छल तारा है उनमें जो पूंछ होती है वो किस ओर होती है? सूर्य की ओर होती है, सूर्य से दूरी की ओर होती है। तो ये पूंछ कहां होती है? सूर्य से दूरी की ओर होती है। तो जब कभी ये पिंड सूर्य के करीब आते हैं तो इनमें आग लग जाती है और आग लगने के कारण जलने लगते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये किसी से प्रकाश प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ये खुद जल रहे हैं। और खुद जल रहे हैं अर्थात इनमें खुद जलने की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या कहलाएंगे? तारे कहलाएंगे। और इन तारों में जलते हुए एक पूंछ बन रही है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। समझ में आया कि पुच्छल तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद जलते हैं, खुद के जलने के कारण इनमें प्रकाश होता है। दूसरा, इनमें एक पूंछ होती है जो सूर्य से दूरी की ओर होती है, इसलिए इन्हें पुच्छल तारा कहा जाता है। हैली नामक एक पुच्छल तारा है जो अक्सर कर 76 वर्षों में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। 76 वर्षों से पहले वो दिखाई नहीं देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा पुच्छल तारा है? हैली नामक पुच्छल तारा है। ठीक है। कब दिखाई देता है? 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। इससे पहले जो दिखाई दिया था वो 1986 में दिखाई दिया था, और अब दिखाई देगा 2062 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हमारे सौरमंडल के अंतर्गत आने वाली कुछ परिभाषाएं थी, जिनके अंतर्गत हमने तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्कास्म और उल्कापिंडों का अध्ययन किया है। इसके साथ ही हमारे जो सामान्य भूगोल है, सामान्य भूगोल के अंतर्गत आने वाली पहली इकाई, जिसके अंतर्गत हमने देखा था ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, और उन्हीं के अंतर्गत ये सारी शब्दावलियां थी, वह इस वीडियो के तहत समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे दूसरी इकाई को, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि पृथ्वी पर किस तरीके से दिन और रात होते हैं, किस तरह दिन और रात की अवधि छोटी और बड़ी होती है, किस तरह से ज्वार और भाटा पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, किस तरीके से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। तो इन सब को जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी अगली वीडियो, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।